मास डिफेक्ट निकालना सीखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिखना सीखेंगे। मैं डेटा एक और बार लिखवा दूं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0076 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0079 AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU। इसके बाद हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जीज डेल्टा MC स्क्वायर, और इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने एक कंसेप्ट लिखा था 1 AMU इज इक्वल टू 931.6 MeV, और फिर हमने लिखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन MeV अपॉन मास नंबर। अब हम एक दो बार और 2-3 न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके देखेंगे और उसको सीखेंगे, और फिर यह बात देखेंगे कि स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस रेंज में होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन के लिए एटॉमिक वेट होता है 12.0000। कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड के रूप में देख रखा है और उसका मास नंबर है 12, एटॉमिक वेट है 12.00। नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एटम। ध्यान रहे इधर मैंने 6 लिखा है, +6 नहीं लिखा है। +6 लिखा हुआ होता तो कार्बन न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेशन होता, मगर इधर लिखा हुआ है 6। इसका मतलब ये कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 12-6 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को मिलाकर एक एटम बना हुआ है, उस एटम का यह मास है। अब इस जगह पर हम मास डिफेक्ट ऑफ एटम वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। मास डिफेक्ट के लिए हम मास ऑफ ऑल द पार्टिकल माइनस मास ऑफ एटम, जिसमें Z प्रोटॉन, Z इलेक्ट्रॉन और A-Z न्यूट्रॉन। हम यह कंसेप्ट से मास डिफेक्ट निकालेंगे। इसमें एटम का मास इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में मास ऑफ एटम दे रखा है। यह मास डिफेक्ट डिटरमाइन कीजिए सबसे पहले। जैसा मैंने बताया है कि मास डिफेक्ट हमेशा AMU में कैलकुलेट करा जाता है, हमेशा। यह भी AMU में दे रखा है और सारे मासेस भी AMU में लिए जाते हैं। मास डिफेक्ट AMU में निकालने के बाद फिर इसी समय बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन कीजिए MEV में, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिटरमाइन कीजिए MEV पर न्यूक्लियॉन। इसी समय क्लास में इस कैलकुलेशन को कीजिए और AMU में मास डिफेक्ट बताइए, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यह सारी बातें कैलकुलेट करके इसी समय बताइए, हम डिस्कस करते हैं इसी को। हाँ जी, इफ somebody had calculated, please tell me the answer. 10.0 डेल्टा एन की वैल्यू बता रहे हो? हाँ, 0.0963 AMU। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी 89.71 MeV। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बता दो। 7.47। दैट्स परफेक्ट। आपकी जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को देखकर मैं बोल रहा हूं आपने सही कैलकुलेशन करा है। देखिए, हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उन सभी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 5.5 MeV से 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन के रेंज में होती है।
और इसी रेंज में यह वैल्यू आ रही है। हम कोई सा भी स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ में इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम कहते हैं लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियाई। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, द लेस स्टेबल द न्यूक्लियाई इज। आइंस्टाइन ने एक ग्राफ प्लॉट करा। आइंस्टाइन ने इस जगह पर मास नंबर लिखा और इस जगह पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeV। उसने अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला, जिस तरह से कल हमने हीलियम न्यूक्लियाई के लिए निकाला, जिस तरह से अभी अभी हमने कार्बन के लिए निकाला। ये जो एटम का मास डिफेक्ट आया है, वाकई में यह मास डिफेक्ट न्यूक्लियाई के अंदर हुआ है। बाहर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनमें मास डिफेक्ट नहीं है। ये जो मास डिफेक्ट आया है, यह न्यूक्लियाई के अंदर आया है। हमने एटम का एक्सप्रेशन तो सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि डेटा में हमारे पास एटम का मास दे रखा था, और हमने कहा जो न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट होएगा वही पूरे एटम में भी दिखाई देगा। वाकई में न्यूक्लियाई को स्टेबल बनने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता है, और भरपूर एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी वो कहीं बाहर से, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से गेन नहीं कर सकता। वो एनर्जी कहां से गेन कर रहा है? वो न्यूक्लियाई अपना ही मास डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, अपना ही मास डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, उस एनर्जी को बाहर रिलीज कर दे रहा है, उस एनर्जी को रिलीज करके वो स्टेबल बन जा रहा है। जितनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल बन जाएगा। आइंस्टाइन ने अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला। हाइड्रोजन के लिए तो 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। हीलियम के लिए निकाला, लिथियम के लिए निकाला, बेरिलियम के लिए निकाला, बोरॉन के लिए निकाला, कार्बन के लिए निकाला। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई वह जानता था, उन सभी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमाइन करी। किसी भी न्यूक्लियाई के लिए एक फिक्स मास नंबर होगा, उस मास नंबर के करस्पॉन्डिंग उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट करी। किसी भी एक न्यूक्लियाई को एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ही ऑब्टेन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ दिस ग्राफ। इस तरह का एक ग्राफ आया। This was the nature of binding energy per nucleon versus the mass number. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, इस जगह पर लेस मास नंबर है। दिस इज लेस मास नंबर, means small nuclei, लेस मास नंबर मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई, और स्मॉल न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम, मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई रिलेटिवली लेस स्टेबल, कम स्टेबल। दिस इज लार्ज मास नंबर, means large nuclei। लार्ज मास नंबर मतलब लार्ज न्यूक्लियाई, और लार्ज न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम, मींस यह भी है लेस स्टेबल। जबकि यह जो है मिड साइज्ड न्यूक्लियाई, इनका न्यूक्लियाई का मास नंबर न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। इन न्यूक्लियाई का मास नंबर मीडियम है। मीडियम मास नंबर मतलब मीडियम साइज न्यूक्लियाई, और मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई दिख रहा है, मींस मोस्ट स्टेबल।
कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियई मीडियम साइज के न्यूक्लियई होते हैं वह मोस्ट स्टेबल होते हैं। बहुत छोटे न्यूक्लियई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, इसलिए लेस स्टेबल। लार्ज साइज के न्यूक्लियई का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, इसलिए यह भी कम स्टेबल। जबकि जो मीडियम साइज के न्यूक्लियई होते हैं, जो न ज्यादा बड़े हैं न ज्यादा छोटे हैं, वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ में होते हैं, इसलिए वह मोस्ट स्टेबल होते हैं। इधर एक बात देखी गई, इनमें भी जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वह Fe एटम के लिए है। आयन एटम के लिए जो आयन का न्यूक्लियई है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होता है, जिसका मास नंबर 56 है। Fe56 have maximum binding energy per nucleon, hence most stable nuclei. Fe56 जो मिड साइज्ड न्यूक्लियई है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए Fe56 सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियई होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखकर, इसकी वैल्यू को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह न्यूक्लियई स्टेबल है या नहीं है, ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। स्टेबल न्यूक्लियई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 5.5 MeV से 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन के बीच में होती है। स्टेबल न्यूक्लियई के लिए यह बाइंडिंग एनर्जी पर